नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि जो बाइनेंस में P2P वाला कंसेप्ट है उसे हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और ये क्वेरी कई ट्रेडर्स की थी, कई व्यूअर्स की थी, जो ये पूछना चाह रहे थे कि क्रिप्टो में अगर इन्वेस्ट करें तो किस तरीके से, क्या प्रोसेस रह सकता है उसका। इसमें देखिए, सबसे पहला तो एक ही चीज़ होती है कि आपका अकाउंट खुला होना चाहिए बाइनेंस में। ठीक है, तो जब तक आपका अकाउंट नहीं खुलेगा ऑब्वियसली तब तक आप इसमें ट्रेडिंग कर भी नहीं पाएंगे। तो पहला स्टेप ये कि आपका अकाउंट ओपन हो चुका हो। फिर दूसरा स्टेप यही रहेगा कि आपके पास उस अकाउंट को ओपन करने के बाद कुछ फंड्स का बैलेंस वहाँ पर आपके पास हो, जिसके बाद आप ट्रेडिंग कर पाएँ। ठीक है, अब यहाँ पर हम उस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये जो आप इंटरफेस अभी आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये बाइनेंस का मतलब ये मोबाइल की स्क्रीन में ये होम स्क्रीन है, मतलब होम पेज है जो सबसे पहले आपको शो होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये होम, ठीक है, फिर ये मार्केट है, ये ट्रेड है, ये फ्यूचर है और फिर ये असेट है। हर किसी का अलग अलग यूज़ है। तो अभी हम जो समझने जा रहे हैं वो ये कि P2P क्या चीज़ है और ये किस तरीके से काम करता है। आपके पास मान लेते हैं कि अभी कोई भी बैलेंस नहीं है, मतलब अकाउंट जस्ट ओपन करा है। अब आपको यहाँ पर फंड्स डिपॉजिट करने हैं। क्या तरीका रह सकता है? आप जाएंगे यहाँ पर ऐड फंड्स में, ये ऐड फंड्स वाला ये ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने क्लिक करा, अब ये चार ऑप्शन आपके सामने नज़र आ रहे हैं। पहला, बाय विद INR P2P, बाय विद INR, रिसीव वाया पे और फिर डिपॉजिट क्रिप्टो। अब इसमें देखिए, मैं तीनों का तो कंफर्म नहीं करता कि क्या क्या चीज़ें, मैं गैस कर रहा हूँ कि क्या होगा इसका मतलब। अभी उसे हम थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो तो P2P, जिसे हम अभी थोड़ा डिटेल में समझने वाले हैं। दूसरा ये है बाय विद INR, जो मुझे लगता है कि इंडिया में एप्लीकेबल शायद नहीं है, मैं कंफर्म नहीं करता इस चीज़ को, पर शायद कुछ ऐसा है कि ये उस तरीके से नहीं होगा। क्योंकि कुछ ऐसा सुनने में आया था कि अगर हम INR के बैंक ट्रांसफ़र इसमें डिपॉजिट करते हैं तो 30% या 33% कुछ ऐसा टैक्स कट होगा ही होगा। ठीक है, तो ये कोई यूज़ करता नहीं है। और अगर इसमें कुछ और भी कंडीशन हो तो उसका मुझे पूरा आइडिया नहीं है, तो इसे तो छोड़ देते हैं। रिसीव वाया पे, इसमें अगर हम किसी और बाइनेंस की यूज़र से ही यहाँ पर क्रिप्टो डिपॉजिट करवा रहे हैं तो ये उसका एक ऑप्शन मुझे समझ में आ रहा है। लास्ट वाले पे आते हैं, डिपॉजिट क्रिप्टो। यहाँ पर एक QR कोड आ जाता है आपके पास, जो अगर आपके पास और भी वॉलेट्स हैं जहाँ पर आपका क्रिप्टो का बैलेंस पड़ा हुआ है तो वहाँ से आप यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्रिप्टो एक तरीके से एक करेंसी ही माना जाता है, तो आप जैसे UPI ट्रांसफ़र करते हैं उसी तरीके से आप क्रिप्टो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक QR कोड ओपन हो जाएगा और फिर आप यहाँ पर ट्रांसफ़र कर पाएंगे। पर यह तभी पॉसिबल है जब आप किसी और ऑलरेडी आपकी जो होल्डिंग होगी वहाँ से आप यहाँ ट्रांसफ़र करें। अगर आप नए यूज़र हैं बिल्कुल, तो या तो आप किसी से करवाएंगे या फिर आपको कुछ परचेज़ करना होगा। USDT एक ही ऑप्शन है जो आप परचेज़ कर सकते हैं और फिर आप ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, तो हम वापस से इस ऑप्शन पे आते हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो पहला स्टेप आपको लेना ही पड़ेगा। इसमें हम आते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम आ रहे हैं और यहाँ पर जो चीज़ें अभी हमें सामने नज़र आनी उन्हें थोड़ा सा एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, बाय सेल। इसमें जो चीज़ हाईलाइट हो रखी होगी उसके लिए आप एंट्री कर रहे होंगे। बाय हाईलाइट है तो यहाँ पर आप बाइंग कर रहे हैं। किस चीज़ की बाइंग कर रहे हैं वो उसके नीचे अवेलेबल है यहाँ पर USDT की। अब इसके बाद जो है अमाउंट कितना कर रहे हैं, मतलब कितने का USDT आप ख़रीदना चाह रहे हैं। 10 रुपये का, 100 रुपये का, 1000 रुपये का, 10,000 का, लाख का, कितने का। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये USDT का USDT पे आप रहने दीजिए, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अमाउंट पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये 400 भी कर सकते हैं, 2000 भी कर सकते हैं, 10,000 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं, या फिर आपको अपना कोई अमाउंट डिपॉजिट करना है तो यहाँ पर आप मान लीजिए 1000 रुपये। ठीक है, इसे आप कंफर्म करेंगे तो अब जितने भी यहाँ पर सेलर्स शो हो रहे हैं ये सारे वो हैं जो कम से कम 1000 रुपये का डील तो करना ही चाह रहे होंगे। ठीक है, अब इस चीज़ का पता कैसे चलता है, यहाँ पर इसकी लिमिट आ रही है। ये कौन है? अफोर्डेबल मर्चेंट, इसका ये आ रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं लिमिट 1000 से 8000 INR।
मतलब ये 8,000 से ज़्यादा में डील करेगा नहीं, 1,000 से कम में डील करेगा नहीं। 1,000 से 8,000 जो इतने का यूएसडीटी खरीदना चाहता होगा उसके लिए ये वाला सेलर अवेलेबल है। इसी तरीके से ये बहुत लंबी लिस्ट है नीचे तक, जो ठीक लगे आप वहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, अब इसे आप कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, फ़िल्टर कैसे करेंगे आप इसे? सेलर्स तो बहुत सारे आ रहे हैं। ठीक है, पहले तो मैं ये करता हूँ, इस अमाउंट को मैं 10,000 कर लेता हूँ। सबसे ज़्यादा जो डीलिंग होती है वो 10,000 के अमाउंट में होती है। अब यहाँ पर अगर मैं आ रहा हूँ तो ये पहला सेलर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। इसी तरीके से ये सेलर नीचे तक है और इनकी सॉर्टिंग जिस तरीके से हो रखी है, सबसे पहला जो सेलर है वो सबसे सस्ते रेट में आपको यूएसडीटी देना चाह रहा होगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, ये उससे थोड़ा सा महंगा होगा, ये उससे महंगा होगा। अब जैसे जैसे आप नीचे नीचे चलते रहेंगे ना, 9109, 9119, 18, 9129, इस तरीके से ये आप जितना भी नीचे जाते रहेंगे, 9175, 9189, ये आपको और ज़्यादा बढ़ते हुए प्राइस में ये आपको यूएसडीटी बेच रहे होंगे। इसमें अब ऐसा है क्यों कि कोई सस्ता देना चाह रहा है, कोई महंगा? डिपेंड करता है कि किसी के पास कम है, ज़्यादा है। ये एक मेन रीज़न है। बाकी और भी कई रीज़न है, वो अभी थोड़ा सा समझेंगे कि और क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है यहाँ पर पेमेंट का। आपका पेमेंट मोड क्या है जिससे आप थोड़ा प्रेफर करना चाहते होंगे? लाइटनिंग यूपीआई ये है, डिजिटल ई रूपी ये है, बैंक ट्रांसफ़र है, गूगल पे है, आईएमपीएस है, यूपीआई है, पेटीएम है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? या फिर आप किसी भी सेलर से जिसका कोई भी पेमेंट मोड हो, आप उससे डील करने के लिए तैयार हैं? मैं हमेशा अभी के लिए, मतलब पहले मैं यूपीआई पे जाता था, पर अब मैं हमेशा इस पॉइंट को सेलेक्ट करता हूँ, डिजिटल ई रूपी। ठीक है, ये डिजिटल ई रूपी का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, हर बैंक का एक डिजिटल ई रूपी एप्लीकेशन होती है। आप देखेंगे आपका जो भी बैंक होगा, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इलाहाबाद बैंक, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, कोई भी आपका एसबीआई बैंक, कोई भी आपका बैंक है, उसका डिजिटल ई रूपी का एप्लीकेशन ज़रूर होगा। तो आप चाहें तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर आप लॉगिन करेंगे। कारण क्या है कि वो ई रूपी वाला जो एप्लीकेशन है वो क्रिप्टो के थ्रू, मतलब उसका यूज़ केस जो है वो क्रिप्टो से रिलेटेड है, ब्लॉकचेन बेस्ड है वो बेसिकली। ठीक है, थोड़ा डिटेल में मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता, पर उसकी ट्रेसिंग उस तरीके से नहीं हो सकती, ट्रैक नहीं किया जा सकता उसे। शायद ऐसा कुछ है कि क्रिप्टो में कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, उसका कोई मॉनिटरिंग उसकी इतनी अच्छे से नहीं है। मैं शायद गलत बता रहा हूँ, पर ये चीज़ ज़्यादा यूज़ होती है। बस मैं यही कहूँगा, यूपीआई जो है उसमें बहुत सारा आपका एक ट्रैकिंग हो सकती है, इसमें शायद थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, जो भी कारण है, डिजिटल ई रूपी ये बिल्कुल यूपीआई की तरह है। इसमें भी क्यूआर कोड आप स्कैन करते हैं, पर इसमें जो क्यूआर कोड स्कैन किया जाता है वो डिजिटल ई रूपी वाला ही होता है। आप मतलब ऐसा लगेगा, शुरू में मुझे भी एक कन्फ्यूजन हुआ था कि ये यूपीआई को क्यों नहीं स्कैन कर रहा, जो यूपीआई वाले क्यूआर कोड होते हैं। तो कारण यही था, डिजिटल ई रूपी वाला डिजिटल ई रूपी को ही स्कैन करेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, आपका खैर चॉइस है आपकी, आप यूपीआई पे भी जा सकते हैं या दोनों को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि हम दोनों को सेलेक्ट करते हैं और कंफर्म कर देते हैं। अब जितने भी सेलर्स आ रहे हैं ये डिजिटल ई रूपी या यूपीआई दोनों में डील करने के लिए तैयार होंगे। ठीक है, अब इसमें भी सॉर्टिंग उसी तरीके से हो रखी है, 90, 85, 91, 91.09। अब यहाँ पर अगला स्टेप आता है कि हम ये कैसे देखें कि हमें किससे ट्रेड करना चाहिए। अब थोड़ा सा उससे समझ लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सामने नज़र आ रही हैं। एक तो ये बाइंग आप कर रहे हैं, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना कि बाइंग यहाँ पर है तो सारे के सारे आपके पास बाइंग के आ रहे होंगे, मतलब आप यूएसडीटी ख़रीदना चाह रहे हैं। प्राइस 91, ठीक है, जो इसका नाम है, मतलब यूज़र आईडी जो होगा वो एक्सचेंज इन है, यहाँ पर ये कोई यूज़र होगा। अब यहाँ पर जिस चीज़ को आपको ध्यान में देना है, यहाँ पर ये बड़ा पॉइंट है, 100% इसे लाइक मिले हुए हैं। मतलब पिछले 30 दिन का मेरे ख्याल से डेटा होता है कि पिछले 30 दिन में इसे 100% लाइक मिला है, कि सबने पॉजिटिव इसे फीडबैक दिया है। ठीक है, यहाँ पर इसने पिछला कुछ टाइम फ्रेम मेरे ख्याल से 30 दिन का ही आता है, इसने 1162 ट्रेड करे हैं और सारे के सारे सक्सेसफुल हैं। कहीं पर कुछ ऐसा नहीं कि कुछ डिस्क्रिपेंसी रही हो या फिर कुछ प्रॉब्लम आई हो। ठीक है,
पर इसमें अगर ये 99% भी होता है ना, तो भी कोई बहुत ज़्यादा घबराने वाली चीज़ नहीं होती। उसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से वो 99 हो जाता है। ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर और आगे चलते हैं, थोड़ा सा नीचे यहाँ पर देखते हैं इसके पास कितने USDT अभी अवेलेबल हैं डील करने के लिए। आप अगर 10,000 का कोई USDT खरीदना चाह रहे हैं, 10,000 रुपये का, तो लगभग आपको 110 USDT मिलेंगे। ठीक है, मतलब 90 रुपये के हिसाब से अगर हम लगाएं तो लगभग 110 USDT आपको मिलेंगे। ये जितने USDT बेचना चाहता है वो इतने हैं। ठीक है, और कम से कम ये 9,000 रुपये के बेच सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 रुपये के। ये इसने अपनी लिमिट सेट की हुई है, जो भी कारण हो हर किसी का। अब यहाँ पर भी सारी चीज़ें ख़त्म नहीं होती, हमें इसके बाद और चीज़ देखनी चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है क्रिप्टो में, मतलब खैर मैंने कभी फेस नहीं करी वैसे, पर ये जितने मैंने वीडियोस देखे हैं, तो एक प्रॉब्लम कभी कभी किसी के साथ आ जाती है कि जिससे आप ख़रीद रहे हैं, आपको ये तो पता नहीं कि वो कौन है। हो सकता है कि कोई गलत गतिविधियों में शामिल हो, या फिर ब्लैक मनी को वाइट करने की कोई कोशिश कर रहा हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसे समझने का एक छोटा सा आसान तरीका है। आप सबसे पहले इस पे जाएंगे, एक्सचेंज इन पे आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इसका एक छोटा सा डेटा सामने आ जाएगा, नाम आ जाएगा, ये ब्रॉन्ज मर्चेंट है और इसने यहाँ पर 2,000 USDT ऑलरेडी एज अ कोलेटरल बाइनेंस में डिपॉजिट किए हुए हैं, लगभग 2 लाख रुपए। ठीक है, बाइनेंस ने इसके होल्ड कर रखे हैं कि अगर कुछ गलत पाया जाता है तो इसका ये सारा का सारा जो क्रिप्टो है वो वहाँ पर सीज कर दिया जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसने पिछले 30 दिन का, यही मैं कह रहा था, ये 30 दिन का, ओहो फिर से वहीं आते हैं, एक्सचेंज इन। इसके पिछले 30 दिन का ये 1162 इसने ट्रेड करें, 100% कंप्लीशन रेट है। अब इसके बाद वाले जो ये 2 पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाले। एवरेज रिलीज़ टाइम, इसका ये मतलब है कि जब आप पेमेंट कर देते हैं, कंफर्म कर देते हैं कि मैंने आपको 10,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए हैं, तो जितनी देर में रिलीज़ कर देता है USDT, वो ये टाइम है। लगभग 2 मिनट में ये आपको रिलीज़ कर देता है। ये इसका एवरेज टाइम है, 2 मिनट 10 सेकंड हो सकता है, मैक्सिमम 15 सेकंड हो सकता है, या फिर 1 मिनट 30 सेकंड हो सकता है। इतनी देर में ये आपको ट्रांसफ़र कर देता है आपके कंफर्म करने के बाद। ठीक है, और थोड़ा सा आगे चलते हैं। एवरेज पे टाइम, ये इससे तो आपका कोई लिंक है ही नहीं। लिंक इसलिए नहीं है, ये 7 मिनट हो या 10 मिनट हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कारण ये है, ये तब के लिए है जब आप अपना USDT बेचना चाहते हैं। मान लीजिए आपने $1,000 इन्वेस्ट किए, आपको प्रॉफिट हो जाता है, $1,100 हो गए या $1,500 हो गए, जो भी हो गए, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ बात वो नहीं है। आप विड्रॉ करना चाहते हैं और इसी तरीके से आप यहाँ पर बेचना चाहते हैं, तो ये पहले आपको ट्रांसफ़र करेंगे पैसे, उसके बाद आप रिलीज़ करेंगे। फिर ये ट्रांसफ़र चाहे आपको 7 मिनट में कर रहे हैं, 10 मिनट में कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप आराम से बैठो, जब आपको ये आपके पास ही आ जाएंगे तब आप उसे रिलीज़ कर दो कि ये 100 USDT आपने ट्रांसफ़र कर दिए फिर। ठीक है, तो ये वो वाला टाइम है। कंसर्न ज़्यादा बड़ा ये है कि एवरेज रिलीज़ टाइम कितना है। ये टाइम अगर ज़्यादा बड़ा होता है ना, तो मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक डर लगा रहता है जब तक आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हो जाते। वैसे मैंने बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करी हैं, पर मुझे कभी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है। और आगे आते हैं, रजिस्टर्ड, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1599 दिन पहले इसने अपने आप को रजिस्टर करा था और 1501 दिन पहले इसने पहला ट्रेड करा था। कौन सा पहला ट्रेड? ट्रेडिंग वाला नहीं, ये वाला, ये डील वाला, मतलब जो USDT के थ्रू USDT टू INR या INR टू USDT, ठीक है, ये वाला। तो और टोटल इसने अभी तक 24,000 बार ख़रीदा है और 10,000 बार बेचा है। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल है। अब ये पॉइंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि 1500 दिन पहले, ये मेरा ये मानना है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये नंबर ना कम से कम 600 दिन के आसपास होना चाहिए, मतलब लगभग 2 साल के आसपास। उसका सबसे बड़ा कारण है कि अगर कोई ऐसा होगा जो नंबर 2 से नंबर 1 करना चाह रहा होगा, तो अगर कोई साइबर क्राइम वाले या जो भी, मतलब कुछ एक उसके पीछे पड़े हुए हैं, तो इतना लंबा टाइम उसका अकाउंट ओपन नहीं रह सकता। अगर इतने टाइम से वो चीज़ आराम से चल रही है ना, तो मेरे हिसाब से वो जेन्युइन बंदा है
यहाँ पर $2000 उसने डिपॉजिट भी कर रखे हैं। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो उसके प्रोफाइल से पता लगते हैं। ठीक है, ये पॉइंट मेरे ख्याल से आपको सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। अब वापस चलते हैं। अब अगला पॉइंट आता है जो थोड़ा सा और ध्यान देने वाला है। यहाँ पर तो यहाँ तक तो सब ठीक है, आपने उसके प्रोफाइल में जाकर ये देखा कि ये क्या डेटा है, कितना मेरे लिए सेफ़ है और कितना नहीं है। हम थोड़ा सा एक बार और किसी को देख लें, मान लेते हैं इस पे आते हैं, यहाँ प्रोफेशनल किंग पे। ठीक है, अब यहाँ देखिए 6 मिनट 75 सेकेंड, 7 मतलब जब आप ट्रांसफ़र कर देंगे ना तो उसके बाद 7 मिनट तक आपको वेट करना पड़ेगा, इतना आप मान के चलिए। इसे आए हुए कितने दिन हुए? लगभग 300 दिन। तो ये थोड़ा ख़तरा है। मैं ये नहीं कहता, 300 दिन भी वैसे काफ़ी हैं, पर हो सकता है कि इसके अगेंस्ट अगर कोई ये कुछ गलत बंदा होगा तो इसके अगेंस्ट कोई केस आया ही नहीं होगा इतने टाइम में। तो मेरे हिसाब से 2 साल अगर कोई करता हुआ आ रहा है ना तो जेन्युइन होगा। अब इतना रिस्क तो लेना पड़ता है। एक क्वेश्चन आपके सामने ये आ रहा होगा, शायद ना भी आ रहा हो अभी, कि यहाँ पर 86 रुपीज़ चल रहा है और हम 91 में उसे ख़रीद रहे हैं, तो ये तो बड़ा नुकसान है 5 रुपये का। ठीक है, पर ये नुकसान इतना बड़ा नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। उसका कारण बताता हूँ। जब आप बेचने जाएंगे ना, अब हम आते हैं सेलिंग पे आ गए। तो अब आप देख रहे हैं कि आपका बेचा भी जा रहा है 91 में, 90। ठीक है, यहाँ पर और अब ये घटते हुए होते हैं 90 90 90। तो बेचने का भी लगभग जो शुरू के जो ट्रेडर्स हैं वो 90 रुपीज़ के आसपास ही हैं। तो 1 रुपये का डिफरेंस आप ये कैसे हाँ 1 रुपये का डिफरेंस आप ये कह सकते हैं कि इतना ज़रूर नुकसान हो रहा है। जब मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल होता है ना, ये चीज़ ध्यान रखना कि बिटकॉइन अगर तेज़ी से गिर रहा है या तेज़ी से बढ़ रहा है तब ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं। हो सकता है कि तब ये प्राइस आपको और ज़्यादा नीचे का मिले और जो ख़रीदने वाला है वो और ज़्यादा ऊपर का मिले। तो इसलिए जब भी आप कभी ट्रेडिंग करें ना, मतलब डील करें, तो आप तब करें जब मार्केट बहुत स्टेबल हो। वीकेंड पर ये आपको बहुत नॉर्मल रेट मिलते हैं। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे आते हैं जो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। एक्सचेंज इन पर ही जाते हैं। अभी तक हमने इसके प्रोफाइल को चेक करा था, अब हम आते हैं बाय पे क्लिक करते हैं। बाय पे हमने क्लिक करा, यहाँ पर ये क्यों आ रहा है? ठीक है, ये अभी ये मांग रहा है, ये नया फीचर आया होगा मेरे ख्याल से, वरना ये चीज़ ना बाद में ये मांगते हैं। तो कि पहले अपना आइडेंटिटी कार्ड ये अपलोड करो, फिर आगे चलते हैं, किसी और उस पर देखते हैं। ये राशिद का हो गया। यहाँ पर अगर हम बाइम पे क्लिक करें, यहाँ भी यही मांग रहा है। ठीक है, मैंने भी थोड़े टाइम से कुछ डिपॉजिट करा नहीं है, शायद इस पे ना मांगे। हाँ, इस पे नहीं मांग रहा। ठीक है, तो ये जिसने वेरिफिकेशन के लिए कर रखा है कि पहले आइडेंटिटी दो अपनी, फिर हम आगे चलेंगे, तो हो सकता है उसमें आधार कार्ड अपना अपलोड करेंगे, फिर वो आगे की चीज़ यही इस स्टेप पर आप आ जाएंगे। अब यहाँ पर ना कई ये होते हैं कि वो आपसे जब डीलिंग चल रही होती है तो वो आपसे कंफर्मेशन के लिए कि आप जेन्युइन बंदे हो या नहीं हो, तो आपसे आधार कार्ड की आपकी कॉपी को डिमांड करते हैं कई बार। ठीक है, तो वो आपको ठीक लगे तो आप प्रोसेस कर सकते हैं, पर देखिए ऐसा कुछ मुझे कभी लगा नहीं कि कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, अब ये जो भी है यहाँ पर किंग ट्रेडर 92, वैसे जाओ ज़्यादातर उसी में जो डिमांड करते हैं। कारण उसका ये है कि जो डिमांड कर रहा है ना आपसे, वो खुद भी सिक्योर रहना चाहता है और वो आपकी सेफ्टी भी चाहता है। नो एडिशनल वेरिफिकेशन नीडेड, ये बस पैसा मांग रहा है और आपको USDT दे देगा। प्लेस ऑर्डर पे जाएंगे, बस आगे का प्रोसेस मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं 10,000 रुपये इसे दूंगा तो ये मुझे इतना USDT मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, इसके बाद वाला जो स्टेप आता है, खैर वो थोड़ा सा मतलब मेन तो यही है कि आपके पास वो USDT आ जाए। उस प्रोसेस को एक बार ना आप यूट्यूब पे आप और चेक कर लेना थोड़ा डिटेल में कि किस तरीके से जब आप पेमेंट कर देते हैं तो आपको एक पेमेंट डन कंफर्मेशन ऐसा कुछ आता है कि उस पर क्लिक करना होता है और फिर जो पेमेंट प्रूफ है उसका स्क्रीनशॉट आपको और अपलोड करना होता है। फिर वो कंफर्मेशन सेलर के पास चली जाती है, फिर वो वहाँ से उस USDT को रिलीज़ करता है। ये पूरा तरीका है, बस उसके बाद आपका कोई काम नहीं रहता, वो रिलीज़ कर देगा। ये अमाउंट आपके फंडिंग वॉलेट में आ जाता है, बाइनेंस का फंडिंग वॉलेट। ठीक है, तो
जब ये उसमें आ जाता है फिर आपको कैश मार्केट में ट्रेडिंग करनी है तो आप उसे कैश मार्केट में ले जाएं। आपको फ्यूचर मार्केट में ट्रेडिंग करनी है, आप उसे यूएस क्या होता है वो पता लग जाएगा, अलग अलग टर्म्स हैं इनकी, आप वहाँ पर ला सकते हैं और फिर आप ट्रेड करने के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। ये पूरा तरीका है। बाकी इसके बाद जो भी स्टेप्स होंगे वो तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको उन्हें पहले से समझ के रखना है, वो आप देख देख कर भी कर सकते हैं कौन सा अमाउंट फिर कहाँ ट्रांसफ़र करना है। पैसा आपके पास ही रहेगा, आपको किस सेक्शन में ले जाना है, स्पॉट में ले जाना है, फ्यूचर में ले जाना है या ऑप्शंस में ले जाना है, कहाँ वो यूज़ करना है, तो आप उस वॉलेट में उसे यूज़ करके रख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा तरीका है। बाकी ये वीडियो बहुत छोटा सा मैंने कोशिश की थी कि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिले कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।